Hello guys, this is Swati and I watched Moon Knight and this is one of the best work of MCU I can say. Mythology जो है MCU ने इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी है. अगर आप बात करें थॉर की तो उसमें नॉर्डिक माइथोलॉजी दिखाई गई है, बट बेसिकली इन डेप्थ जो है फिलोसफीज़ उसकी नहीं दिखाई गई हैं, उतना एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं दिखाया है. बस उसमें फादर्स एंड रिलेशनशिप्स या फिर जो भी अटैक करते हैं वो किस तरीके से उनको वो अपने प्रोटेक्ट करते हैं किंगडम, और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं. और बाकी सारी सीरीज़ और मूवीज़ में हेयर एंड देयर आपको कुछ जो मैथोलॉजिकल एस्थेटिक्स देखने को मिलते हैं, बट इन डेप्थ अगर किसी भी सीरीज़ में या मूवी में दिखाया गया तो ये मून नाइट है. मून नाइट में जो इजिप्शियन माइथोलॉजी को दिखाया गया है, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए गए हैं, जिस तरीके से सारा वहाँ का लैंडस्केप दिखाए हैं, जो भी डेजर्ट्स के सीन हैं और जो गॉड्स का अपीयरेंसेस हैं, इवन जो गॉड को अवतार के फॉर्म में या फिर रियल गॉड के फॉर्म में जो दिखाए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे लगते हैं देखने में. जो उसके साथ साथ बीच बीच में डायलॉग्स आते हैं जो उस माइथोलॉजी से रिलेटेड है, जो उसकी फ़िलॉसफी से रिलेटेड है, वो भी बहुत एप्ट हैं. सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये सीरीज़. तो अगर बात करें स्टोरी की तो इसमें दिखाए गए हैं जो गॉड्स हैं, इजिप्शियन गॉड्स, वो अब ह्यूमन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं. वो बैक ऑफ हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ह्यूमन्स को उनकी ज़रूरत नहीं है और वो बस अपने अवतार के फॉर्म में जो है रह कर वहाँ पर जजमेंट के वो देते हैं, बट जजेस रहते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं. और बट दो गॉड्स ऐसे थे, इवन बहुत सारे गॉड्स दिखाए हैं बाद में एपिसोड्स में देखने को मिलता है. कुछ ऐसे गॉड्स हैं जिनको उनकी डॉल के फॉर्म में कैद करके रख दिया गया है टेंपल में गॉड्स के, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे और वो ह्यूमंस की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे या कुछ वो ऐसा कर रहे थे जो उन लोगों ने रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था. तो बहुत सारे गॉड्स को उनकी डॉल के फॉर्म में रख दिया गया था. उसमें से एक एमेट थी जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. वो क्रोकोडाइल गॉड है और वो बहुत एग्रेसिव है. उसका क्या है कि वो क्राइम होने के पहले ही जो है अगर आपके थॉट भी आ गया तो भी आपको पनिशमेंट देगी. अगर आपने उसको नहीं किया नहीं है बट थॉट ही हुई है, खाली आइडिया के फॉर्म में आपके अंदर है, तो भी उसके वो पनिशमेंट देना चाहती है. यानी एक तरीके से देखा जाए तो जैसे माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी में दिखाया था कि कोई भी क्राइम होने वाला है उसके पहले ही वो सब उसको ये इशू भी उठाया था उस मूवी में कि इज़ इट राइट कि क्राइम होने के पहले ही हम अगर पनिशमेंट दें या क्राइम रोकने के लिए कोशिश करें तो क्या हो सकता है. तो एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी एमिट क्राइम होने के पहले ही जो है वो पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट क्या मार देती है पूरी तरीके से, और कहती है कि इस तरीके से एक हेवन क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई भी क्रिमिनल्स नहीं रह जाएंगे, जिनके दिमाग प्योर सोल्स रह जाएंगी खाली. बट ऑन द कंट्रारी जो कॉन्जू है उसका ये है कि जो अगर क्राइम कर देते हैं, यानी अगर क्राइम आप जैसे किसी के बारे में आपने चोरी करने को सोचा तो एमेट आपको पनिशमेंट देगी, या फिर आपने चोरी कर ली तो फिर कॉन्जू पनिशमेंट देगा. इन दोनों के बीच में बहुत फाइन लाइन है चॉइस की कि हो सकता है आपके अंदर आइडिया हो बट आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें. तो कॉन्जू होने, बट ये जो गॉड्स दिखाए गए हैं ये बहुत कोई परफेक्ट गॉड नहीं है. ये इनमें भी टेम्पर टैंट्रम्स हैं. ये दोनों वेंजेंस से डिराइव होते हैं और खुद बहुत सेल्फ राइचियस हैं. एक तरह से अगर देखा जाए तो वो जो अवतार अपना सेलेक्ट करते हैं तो वो भी फ्लॉड अवतार सेलेक्ट करते हैं ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें. तो ये देखने में ऐसा लगता है कि परफेक्ट गॉड्स नहीं हैं. जैसे कि अगर खोंसू की बात करी जाए जिसका अवतार मार्क है, मार्क स्टीवर्ड है और स्पेक्टर है, और जो मार्क स्पेक्टर है वो एक मल्टीपल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है. DID है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसको, और उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी हैं और इसी का फ़ायदा जो है खोंजू उठाता है और उसको सेलेक्ट करता है. उससे कहता है कि तुम्हें सर्व करना है. सर्विट्यूड के बहाने मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से मार्क को एक्सप्लॉयट कर रहा था. उससे हर एक चीज़ एक के बाद एक चीज़ें पूरी करने को कह रहा था, और शायद क्योंकि मार्क इतना ज़्यादा अपने हेड में क्लियर नहीं है और ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत ही डी अलाइन कैरेक्टर है ब्रेन में, और वो ये नहीं समझ पाता है कि कौन सा उसका फ़ायदा उठा रहा है. उसको लगता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसने उसको मून नाइट बनाया है और उसी की वजह से उसको उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं. पर धीरे धीरे जैसे आगे सीरीज़ बढ़ती है और जो मार्क है वो अपने आप
के बारे में ज़्यादा जानता है। एक एपिसोड आता है 5th एपिसोड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है वो एपिसोड। उसमें मार्क नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है उसको, और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो अपनी आफ्टर लाइफ में जाकर, यानी कि एक अपने ब्रेन में ही जाकर एक लिम्बो में, जो वो एसाइलम टाइप का होता है, वो उसकी ब्रेन की ही क्रिएट की हुई चीज़ होती है, माइंड की ही क्रिएट की हुई चीज़ होती है, और उसमें वो जो है सॉर्ट आउट करता है अपनी सारी चीज़ों को, जो उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं उनमें अलाइनमेंट लाता है। और उसके बाद उसको समझ में आता है कि जो कॉन्जू है ये इसको मून नाइट नहीं बनाता है, ये अपने आप अपनी ही क्वालिटी की वजह से, जो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, फाइटिंग स्किल्स हैं, जो इसकी चीज़ें, उसकी वजह से वो मून नाइट बनता है, ना कि कॉन्जू की वजह से। और फिर इसे समझ में आता है कि अब इसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मून नाइट बनना होगा, और जो कि एंड में ये बोलता भी है कॉन्जू से, और वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी जो आप 1 से 5th तक देखेंगे कि कॉन्जू बार बार इसको इडियट बोलता है मून नाइट को, और बार बार सिक पर्सन बोलता है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि ये किस तरीके का अवतार और गॉड में रिलेशनशिप है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है देखने में। सो बाद में जब ये रियलाइज़ करता है तब थोड़ी रिलीफ मिलती है। ओके नाउ मून नाइट इज़ टेकिंग अ स्टैंड। उसके पहले बहुत पिटीफुल कैरेक्टर लगता है, ऐसा लगता है कि और वो उसको इवन बीच बीच में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है लाइला, सॉरी वाइफ होती है माँ की, लाइला, उसको भी ऐसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम मेरा काम ये नहीं करोगे तो मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, मैं लाइला को अपना अवतार बना लूँगा। और माँ किस चीज़ को कि क्योंकि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी के अवतार बनते हैं तो आपके अंदर उसकी वॉइसेस होती हैं, और मार्क ऑलरेडी परेशान था, उसके अंदर ऑलरेडी पर्सनालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत हैफाजार्ड है। तो वो ये नहीं चाहता है कि उसकी जो वाइफ है उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉन्जू की सारी बात मानता रहता है। अच्छा, जो इधर एमिट है, जो एक अभी कैद है, और वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि उसको उस टेम्पल में ना कैद कर एक ऐसी जगह पर, सीक्रेट जगह पर कैद किया गया है जिससे उसे कभी कोई रिलीज़ ना कर पाए। और जो हैरो है, जो मार्क ईथन जिन्होंने कैरेक्टर सॉरी ईथन हॉक ने जो कैरेक्टर प्ले किया है हैरो का, वो जो है एमिट को निकालना चाहते हैं। उनकी बैक स्टोरी ये है कि वो पहले कॉन्जू का ही अवतार थे, बट कॉन्जू ने उनसे ऐसे ऐसे काम कराए, और जिससे वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी ब्रेन पे इम्पैक्ट हुआ, और उनको बहुत ही मतलब उनका भी डिस्ट्रक्टिव ब्रेन हो गया, और वो एक उसी की वजह से वो एक इतने पेन में आ गए लोगों को मार कर, या जो भी चीज़ें। इसी तरीके से फ्लैशबैक में हल्की फुल्की स्टोरीज़ उनकी बीच बीच में आती हैं, वो अपने स्टोरीज़ नहीं आती हैं, अपने वर्बल स्टोरीज सुनाते हैं, और जिसकी वजह से वो कॉन्जू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और जब वो बिल्कुल मतलब उसमें अपने सबसे नीची स्टेट में थे, बिल्कुल भी मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल ठीक नहीं थे, तब कॉन्जू ने उनको छोड़ दिया और मार्क को अपना नया अवतार बना लिया, और जिससे वो कॉन्जू से एक तरीके से नफ़रत करते हैं और उसको प्रूव करना चाहते हैं, और वो एमिट को रिलीज़ करना चाहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि एमिट ज़्यादा सही डिसीजन है कॉन्जू के कंपैरिजन में, और उसके लिए वो स्कैरब ढूंढ रहे हैं, और वो स्कैरब मार्क और उसकी वाइफ के पास है। इस तरीके से स्टोरी आगे सीरीज़ में बढ़ती जाती है, और देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, अगर आप मून नाइट पे आते हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्योंकि उनको DID है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और उनको लगता है कि उनको अभी तक पहले देखा है कि 2 पर्सनालिटीज़ हैं उनके अंदर जो एक दूसरे से अवेयर नहीं हैं। बट जब सीन स्टार्ट होता है फर्स्ट मतलब सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड है, उसमें दिखाते हैं कि अब वो दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे से अवेयर हो रही हैं। कुछ ऐसा बैरियर था जो ब्रेक हो रहा है, और वो दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे से अवेयर हो रही हैं, और एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, और ख़ुद बॉडी को ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं। और दूसरी उनकी जो आइडेंटिटी है वो स्टीवन ग्रांट की है, जो उनका जस्ट ऑपोजिट है। ये बहुत मर्सनरी हैं, थोड़े से रूथलेस हैं, और बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, फ्रेंडली नहीं है ज़्यादा। बट ऑन द कंट्रारी जो दूसरी पर्सनैलिटी है इनकी, स्टीवन ग्रांट की, वो एक म्यूज़ियम शॉप में काम करता है, गिफ्ट शॉप में म्यूज़ियम की, और बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशल
क्योंकि इसको इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, इसकी लाइफ के कुछ दिन चले जाते हैं, तो बहुत सोशल नहीं, फ्रेंड्स नहीं है इसके, बट वो होना चाहता है, लोगों से घुलना मिलना चाहता है और बहुत ज़्यादा वो है फ्रेंडली है। उसको बहुत सारी नॉलेज है माइथोलॉजी के बारे में, स्पेशली इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में। बहुत अच्छा तो इंटेलिजेंट दिखाया गया है, जो सारी पजल्स इजीली सॉल्व कर लेता है। और वेगन है बिल्कुल भी, और अहिंसा में, वायलेंस में बिलीव करता है, क्योंकि पूरी मूवी में इन दोनों में इसी तरीके का दिखाया गया है। जब भी वो कोई एग्रेसिव स्टेप लेता है तो ये स्टीवन रोकता है अंदर से। तो इस तरीके से इन दोनों में चलता रहता है पूरी, जैसे आगे आगे सीरीज़ मूव करती है तो देखने में वो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब और इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी आती हैं, क्योंकि दोनों एक पर्सनालिटी ऑपोजिट्स हैं। और जो लाइला है उसको ये पता होता है कि जो मार्क है वो मून नाइट है, क्योंकि मार्क एक एक्सपेडिशन पे गया था या कुछ मर्सनरी था, तो लोगों को ऑर्डर मिला था मारने के लिए, तो उसमें ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो गई थी, ऑलमोस्ट मतलब नियर डेथ थी। और उसकी तब उस समय कॉन्जू ने उससे वो किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुमको लाइफ दूंगा। और उसने वो सूट उसको दिया था मून नाइट का, जिसकी वजह से वो हील हो गया था और फ्रॉम फर्दर वो उसके लिए काम करता था। और ये बात उसकी वाइफ लाइला को पता थी। और इवन जो स्टीवन था, जो उसकी पर्सनालिटी, अब उसको मतलब पता चल रही है कि उन दोनों, स्टीवन को पता चल रहा है कि वो एक, उसके अंदर एक और पर्सनालिटी है मार्क की, सेम बॉडी में। वो उसकी वाइफ लाइला को नहीं जानता है, धीरे धीरे उसको जानता है, उसको पसंद करने लगता है। वो दोनों लोग वो स्कैरब को ढूंढते हैं। फिर स्कैरब उनके पास ऑलरेडी होता है, स्कैरब के सारे वो जो लोकेशन है उसकी एमिट की वो ढूंढते हैं, साथ ही साथ पैरेलली हैरो भी ढूंढ रहा होता है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। बहुत अच्छे विजुअल्स हैं। जो सीजीआई है वो कहीं कहीं पर थोड़ा सा कम होता है, अच्छा नहीं लगता है, बट बाकी सारी जगहों पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और एफेक्ट्स अच्छे हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। जो बैकग्राउंड में इजिप्शियन म्यूज़िक चलता है वो एप्ट लगता है यहाँ पर सीरीज़ में। फिर जो 5th एपिसोड, धीरे धीरे करके आप 5th एपिसोड में आते हैं, और 5th एपिसोड इज़ माय फेवरेट। इसमें क्या होता है, मार्क को वो एमिट को रिलीज़ करने के लिए हैरो उस जगह पहुँच जाता है और समहाउ मार्क को गोली लग जाती है। और यहाँ पर अभी तक ये नहीं पता चलता है कि मार्क जो है मेन पर्सनालिटी है या स्टीवन मेन पर्सनालिटी, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है जो इमेजिन कर रहा है दूसरी पर्सनालिटी को, ये अभी पता नहीं होता है। बट 5th एपिसोड में जब मार्क को गोली लग जाती है और वो उसको ऑलमोस्ट उसकी डेथ होने वाली होती है, तब जिस तरीके से कहते हैं कि जब आपकी डेथ होने वाली होती है या आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तो अपने माइंड के एक लिम्बो में फंस जाते हैं और वहाँ जाके अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं। आपकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक होती है आपके सामने। तो ये दोनों पर्सनालिटी अपने माइंड में जाकर जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ की वो देख रही होती हैं। और इसको इजिप्शियन माइथोलॉजी के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि आफ्टर लाइफ एक फील्ड ऑफ रीड्स है। अगर आपका हार्ट बैलेंस है, फेदर से कंपेयर किया जाएगा, अगर आपका हार्ट बैलेंस्ड है, उसी के स्केल पे लाइक अ फेदर है, तो आपको जो है रीड्स में, जो गार्डन ऑफ रीड्स है, जिसे यहाँ पीस ही पीस है, वहाँ जाने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है आपका डिसबैलेंस्ड है, तो आप जो एक सैंड है जगह, सैंड है वहाँ पर है, बहुत डेजर्ट है, वहाँ रहेंगे और सैंड ही में मिल जाएंगे, सैंड जैसे बन जाएंगे और आप पेनफुल रहेंगे, हमेशा पेन में रहेंगे। तो जब ये जाते हैं तो उनका अनबैलेंस्ड होता है वो, और ऊपर नीचे हो रहा होता है वो तराजू के पलड़े। और तो फिर वहाँ पे टॉरेट दिखाई गई है। अब जो गॉड है टॉरेट, वो गॉड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन होती है, और अब वो कहती हैं कि अभी तुम्हारा बैलेंस नहीं है, तुमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं। फिर धीरे धीरे उसमें पता चलता है कि जो स्टीवन है वो एक इमेजिनरी, वो इसकी एक क्रिएटेड पर्सनालिटी है
मार्क की, क्योंकि मार्क के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से तो नहीं कहेंगे, बच्चा ही था वो भी, मतलब वो अपने भाई को लेके खेलने गया था और एक केव में जाके छुप गया था, और बारिश होने की वजह से केव फ्लड हो गई थी और उसका भाई डूब गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हर मदर रिजेंटेड हिम ऑलवेज, और उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, डिप्रेशन में चली गई थी, अल्कोहलिक हो गई थी, और इसको हमेशा ब्लेम करती थी, कभी भी इसको पसंद नहीं करती थी। एक तरीके से कहें तो चाइल्ड अब्यूज़ ही कहेंगे इसको। और मदर बहुत डिप्रेस थी, और जिसकी वजह से इसने एक दूसरी पर्सनालिटी क्रिएट कर ली थी जो बिल्कुल इस पर्सनालिटी के ऑपोजिट थी, जिसको ये लगता था कि उसकी मदर उसको बहुत प्यार करती है। और वो बचपन में एक देखता था, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका देखता था, ट्रेजर एक्सप्लोरर थे, उनको इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। स्टीवन ग्रांट, तो वो पर्सनालिटी क्रिएट करता है ये स्टीवन ग्रांट, जिसको आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली इजिप्शियन। और वो बहुत सीधे हैं, वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं, और जो है बहुत फ्रेंडली हैं, ओपन टू एक्सेप्ट ऑल है। इस तरीके से उसने वो पर्सनालिटी, दूसरी सीधी पर्सनालिटी क्रिएट करी थी। वो इसका एक तरीके से एस्केप मैकेनिज़्म था। जब वो इस पर्सनालिटी में नहीं रहना चाहता था, इसको नहीं पसंद करता था, तब वो उस पर्सनालिटी को सामने ले आता था। बट धीरे धीरे, पहले उसको लगता था, इवन कॉन्जू बार बार उससे कहता था कि तुम बीमार हो, यू आर अ सिक पर्सन, यू आर अ इल पर्सन, यू आर इल इन योर ब्रेन। तो इसमें दिखाया गया किस तरीके से एक जो मेंटल बीमारी है, जो इलनेस है, उसको भी आप एक्सेप्ट करके किस तरीके से अच्छे से रह सकते हैं। अगर आपको उसकी जड़ पता चल जाए कि कहाँ से वो अराइज़ हुई थी, तो उसके साथ भी आप एक हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें भी दिखाया गया है, मार्क जो है अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। स्टीवन जो पर्सनालिटी जिसने उसने सब कुछ छुपा के रखा था, वो धीरे धीरे बताता है कि मैंने तुम्हें क्यों क्रिएट किया। ये स्टीवन को तो शॉक की तरह लगता है, बट इट वॉज गुड। और स्टीवन को फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि वो उसका पार्ट है। मार्क और स्टीवन दोनों एक ही, कोई बीमारी नहीं है, वो दोनों एक पार्ट है, मिलकर एक पूरा जो पर्सनालिटी बनते हैं, एक मून नाइट बनते हैं। और जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है दोनों की, और वैसे ही इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत सारी लेयर्स ऑफ जो इमोशंस होते हैं वो दिखाए गए हैं। किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, वो चीज़ दिखाई गई है। देखने में बहुत अच्छा है। अभी तक का ये मैंने जितनी भी सीरीज़ देखी हैं, अगर साइकोलॉजी के फॉर्म में कहें तो ये बेस्ट एपिसोड मुझे लगा। और इस तरीके से सॉर्ट होने से दोनों का बैलेंस हो जाता है। इसमें जब फाइनली एमेट और कॉन्जू फाइट कर रहे होते हैं, उस समय एक टॉरेट का अवतार जो है हेल्प चाहिए होती है उसको। तो टॉरेट का अवतार जो है, जो ये मदर ऑफ चिल्ड्रन एंड वेमेन थी, इसका अवतार उसकी वाइफ लाइला बनती है। शी वॉज लुकिंग फैबुलस। उसके विंग्स होते हैं, हॉक का टाइप का आती है वो, और बहुत अच्छी लगती है। एक बोला भी गया है, जैसे हमेशा क्या होता है, अमेरिकन सुपर हीरोज़ होते हैं, स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पर कि आर यू अ इजिप्शियन सुपर हीरो। थोड़ा सा क्रिंजी लगता है, बट क्लियर करने के लिए, हाँ, देन शी सेज कि येस आई एम अ इजिप्शियन सुपर हीरो। तो उसकी फ़ाइट्स देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। और इस तरीके से इन द एंड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मून नाइट फाइनली उन दोनों की वो लड़ाई होती है और ये दोनों फाइट करते हैं, मून नाइट एंड जो लाइला होती है, जो जिसने हाँ स्कारलेट स्कैरब का सुपर हीरो का फॉर्म लेती है वो, और वो फाइट करते हैं ईथन हॉक से। और ईथन हॉक एज सच कोई उसमें नहीं आते हैं, कोई उनका नया गेटअप नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं। वो एमिट की बस पावर लेके फाइट कर रहे होते हैं, और इन द एंड इनको अवतार के फॉर्म में ही एमिट को इस तरीके से कुछ रिचुअल किया जाता है कि एमिट को उसके अवतार में, यानी ईथन हॉक में ही, हैरो में ही जो है कैद कर देते हैं, और फिर एंड हो जाता है। और यहाँ पर जो मून नाइट है, वो कॉन्जू से फिर एक शर्त रखता है कि अब वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे उसका काम करेगा, ना कि वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। और बहुत कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि एक तरीके से उसकी पर्सनालिटीज़ में बैलेंस हो गया होता है, और कहता है कि अब फर्दर वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। बट इन पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाते हैं कि वो ईथन हॉक एक मेंटल असाइलम में है, और वहाँ से जो कॉन्जू है उसको ले आता है, और एक आदमी होता है वो लेके आता है, और इवन वो बहुत सारे लोगों को मारता भी है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया अंदर, मतलब मारना यानी कि वो गन से मार देना, पूरी जान से मार देना जिसे कहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे सीन में ब्लड वगैरह दिखाते हैं। और उसके बाद जब वो दिखाता है कि जॉन लॉकली नाम का
एक कैरेक्टर होता है जो कि वो यही होता है, मार्क और स्टीवन। और ये हम लोग के लिए सरप्राइज़ है कि उसके अंदर बस 2 पर्सनालिटीज़ नहीं थी, उसको डीआईडी था, उसके अंदर 3 पर्सनालिटी अभी तक दिखाई हैं थी। और इस तरीके से वो एक शॉकिंग टाइप की चीज़ होती है और वो ईथन हॉक को यानी हैरो को मार देता है। अब नेक्स्ट सीज़न में दिखाएंगे कि ये जॉन लॉकली जो ज़्यादा रूथलेस है, ज़्यादा कंट्रोल में है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो क्या क्या नए गुल खिलाता है। सो मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत एडवेंचरस थी, मिस्टिकल थी, बहुत एप्ट लगी। सो आप इसको प्लीज़ देखें, ये MCU का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। दैट्स इट, बाय बाय।